नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यस ऑफिसर पे। पिछले 1 से डेढ़ हफ्ते में इनफैक्ट 11 मार्च से एक खबर बहुत ही बड़ी बनी हुई है, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। इनफैक्ट हमारी जो केंद्र सरकार है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने नोटिफाई किया है वो रूल्स कौन-कौन से हैं जो CAA के होंगे, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के होंगे। ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ऑलरेडी 2019 में 2019 में पास हो चुका था। उसको लेकर हम आपके सामने आज बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमारे आपके और हमारे कई सारे सवाल के जवाब मिलेंगे। सबसे पहला जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि CAA क्या है, पहला। दूसरा, CAA के रूल्स क्या क्या हैं। तीसरा, इनमें कौन से लोग कवर होते हैं। चौथा, भारत में जो मुस्लिम समुदाय है, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उसको लेकर CAA क्या कहता है। और CAA का इम्पैक्ट भारत के कौन से स्टेट्स में पड़ेगा, कहां पर इसका इफेक्ट ज़्यादा होगा, कहां कम होगा। साथ ही में CAA के क्रिटिसिज्म या इसकी जो एक इसको लेकर जो दुनिया में कई ऐसे कुछ ऐसे देशों में बात चल रही है कि इसको लेकर उनको रिजर्वेशन है, वो क्या है। और CAA का यूनिकनेस क्या है, ये कैसे हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 14 है, उसको लेकर CAA पर क्या चेंज होता है या इसका असर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पर क्या पड़ता है। तो उन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज के दिन 18 मार्च को, 7 दिन हो चुके हैं और हमें तमाम तरह के रिएक्शंस मिल चुके हैं, इसके बेनिफिट में भी, इसके अगेंस्ट में भी। मेरा मकसद ये रहेगा कि आपको आसान भाषा में समझाऊं CAA क्या होता है और इसके तमाम क्वेश्चंस इस पर क्या बन सकते हैं, और एक आम आदमी इसके बारे में, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो और तैयारी करो एग्जाम्स के लिए, आपको कैसे इन्हें पढ़ना है और समझना है। सबसे पहले दोस्तों, जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत में एक बहुत ही प्यारा सा एक स्टेटमेंट हम सबको बचपन से पढ़ाया गया है। वो स्टेटमेंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे कहा जाता है अनेकता में एकता। भारत एक सेक्युलर देश है। भारत में हर धर्म को, हर किसी व्यक्ति को बराबर का दर्जा मिलता है। इनफैक्ट आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वलिटी मिलती है, ना सिर्फ भारतीयों को बल्कि फॉरेनर्स को, जो इंडिया में हैं या इंडिया के बाहर हैं, उनको भी इंडिया के अंदर हम अधिकार देने की पूरी कोशिश करते हैं। उनके साथ हम कई लहजों में भेदभाव नहीं करते हैं। अब जब हम इस वर्ड की बात करते हैं तो इसी वर्ड से CAA का भी एक लिंक है, उसका भी इससे एक संबंध है। CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, इसे पास किया गया था 11 दिसंबर 2019 में। इसमें कहा गया था कि ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग, ऐसे माइनॉरिटी ग्रुप्स, माइनॉरिटी रिलीजन्स के लोग जो इंडिया आए हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से बिफोर और एट द एंड ऑफ दिसंबर 2014, उन्हें हम भारतीय नागरिक आगे चलकर, या उन्हें अभी हम भारतीय नागरिक बनाएंगे। ये एक मैसेज दिया गया है इनका सरकार द्वारा कि हम चाहते हैं कि ऐसे समुदाय, ऐसे अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप्स जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में प्रताड़ित हुए थे, वहां पर उनका प्रोसिक्यूशन हुआ था, वहां से भागकर वो भारत आए थे, उन्हें भी हम भारतीय नागरिक बनाएंगे, बिकॉज हम फॉलो करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हालांकि इसको लेकर एक मतभेद भी है, इसको लेकर एक डिबेट भी है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अब सवाल सबसे पहले बनता है कि मैंने आपको बताया कि इस एक्ट के अंदर जो भारतीय सिटीजनशिप एक्ट है उसे अमेंड किया गया है। उसके अंदर जो माइनॉरिटीज हैं ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, जो इंडिया आ चुके हैं, उन्हें नागरिकता मिलेगी। तो सवाल बनता है माइनॉरिटीज वो कौन कौन सी हैं। उनमें है आपका हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी और क्रिश्चियन। ऐसे समुदाय जो कि अल्पसंख्यक में आते हैं, जो कि माइनॉरिटी में आते हैं आपके अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में। अब सवाल बनता है सर कि क्या सच्चाई है और क्या उनकी कंडीशन है इन समुदायों की इन 3 देशों में। देखिए, सबसे पहले तो चाहे हम अफगानिस्तान की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वहां पर मुस्लिम डोमिनेशन है, मुस्लिम डोमिनेटेड रीजन है, जहां पर जो सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़े जो वहां पर लोग धर्म को मानते हैं, वो इस्लाम का है। वहां पर ये जो आपके रिलीजन्स हैं, ये वहां पर माइनॉरिटी में आते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो एज पर 2021 टोटल पॉपुलेशन है 23.14 करोड़ एज पर द वर्ल्ड बैंक। 96.5% मुस्लिम है, मतलब 85 से 90% सुन्नी मुसलमान हैं, और 10 से 15% शिया और 0.2% अहमदी। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, बाया और जोरास्ट्रियन वहां पर करीब 3.5% पे हैं। और ये डेटा लिया गया है फ्रॉम द यूएससीआरएफ एनुअल रिपोर्ट ऑफ 2023। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, पाकिस्तान में जो इन इन रिलीजन को लेकर, इनको लेकर जो एक कंडीशन इनकी है वो काफ़ी खराब रही है एज पर दी यूएससीआईआरएफ रिपोर्ट जो कि 2023 में आई थी। अफगानिस्तान की बात करें तो वहाँ की पॉपुलेशन है 38 मिलियन। 99.7% वहाँ पर मुस्लिम है, जिनमें से 84.7 से 89.7 सुन्नी मुसलमान हैं, 10 से 15% शिया हैं, इसमें इस्माइलीज भी हैं और अहमदीज भी हैं। बाकी जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें हिंदू, सिख, बाया, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जोरास्ट्रियंस और अदर्स आते हैं, जो सिर्फ वहाँ पर 0.3% पे आते हैं। उसी रिपोर्ट के हवाले कहा गया है कि इनकी कंडीशन भी वहां पर डिटोरिएट हुई है और उनमें से कई लोग वहां से भाग गए हैं, और खास तौर पे जब तालिबान ने वहां पर कंट्रोल सीज किया है अगस्त 2021 में। सेम कहानी आपकी बांग्लादेश में है, जहां पर जो पॉपुलेशन है वो आपकी है 165.7 मिलियन 2022 के मिड ईयर में, और सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पर 91% हैं, और यहाँ पर हिंदूज जो हैं वो करीब 8% हैं। सेम रिपोर्ट ने एक रिपोर्ट आई है फ्रॉम दी बांग्लादेश न्यूज़पेपर डेली इत्तेफाक। वहाँ पर जो हिंदूज हैं उन्हें आगजनी का, वहाँ पर विद्रोह का सामना करना पड़ा है, और कई लोग असम के रास्ते इंडिया पलायन कर चुके हैं। तो उसको लेकर भी बांग्लादेश में बहस छिड़ी हुई है। तो इन रीजंस को देखते हुए सरकार ने डिसाइड किया कि हम इन अल्पसंख्यक वर्ग को जो भारत में आ चुके हैं, और जो डेट आपको पढ़नी पड़ेगी दैट इज हु हैव अराइव्ड इन इंडिया बिफोर द एंड ऑफ दिसंबर 2014, उन्हें, या फिर एग्जैक्ट डेट बताऊं, बिफोर 31 दिसंबर 2014 उन्हें भारतीय नागरिक बनाया जाएगा। ये CAA आपका कहता है। अब एक सवाल आता है कि सर, इंडिया में अगर किसी को नागरिक बनना है, इंडिया में अगर किसी को सिटीजन बनना है, तो वो कैसे बनेगा, या इंडिया का नागरिक कौन होता है, उसे हम डिफाइन कैसे करते हैं। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि सिटीजन क्या होता है। सिटीजन एक व्यक्ति का, एक इंडिविजुअल का रिलेशन होता है देश से। देश एक इंडिविजुअल को डिफाइन करता है दो हिस्सों में, एक सिटीजन और एक आपका एलियन। यहां पर मैं जादू की बात नहीं कर रहा, यहां पर मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति की जिसे कोई देश नागरिक नहीं मानता है, जिसे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते हैं, जिन्हें ना तो रहने का अधिकार है, जिन्हें रहने का अधिकार तो हो सकता है एक सीमा तक, लेकिन वोट देने का अधिकार नहीं है, और जो तमाम बेनिफिट्स होते हैं एक सिटीजन के, वो एक एलियन व्यक्ति को, मतलब एक गैर नागरिक को नहीं मिलते हैं। तो दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया, कोई भी देश डिवाइड करेगा एक देश में रहने वाले लोगों को, सिटीजन और एलियंस। यहां पर दो प्रिंसिपल्स के बेस पर नागरिकता दी जाती है। दो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पर हम सिटीजनशिप देते हैं। पहला है जस सोली, जिसका मतलब होता है द प्लेस ऑफ बर्थ, आप जहां पैदा हुए हैं उस बेसिस पर नागरिकता। और सेकंड होता है आपका जस सैंग्विन, मतलब खून का रिश्ता। अगर आपके पेरेंट्स उस देश के हैं, आप बाहर पैदा हुए हैं, तो भी आप उस देश के नागरिक बन सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर पेरेंट्स कंट्री बी के हैं और उनका बेबी कंट्री ए में बॉर्न हुआ है, तो जहां वो बॉर्न हुआ है उस देश का नागरिक वो बन सकता है। सिमिलरली, अगर पेरेंट्स कंट्री बी के सिटीजन हैं और बच्चा आपका ए में बॉर्न हुआ है, चूंकि बी में उनके पेरेंट्स जन्म हुए थे तो खून का रिश्ता है उनका, तो जो बेबी होगा वो कंट्री बी का सिटीजन बन सकता है। तो एक तो होता है जहां पैदाइश हुई है, और एक होता है आपका अगर रिलेशन है आपका, ब्लड रिलेशन है आपका, उस बेस पर हम सिटीजनशिप दे सकते हैं। इंडिया की बात करें तो 1987 के बाद से इंडिया में जो नागरिकता दी जाती है उसमें मेजर फोकस रहता है जस्ट सैंग्विन पे, मतलब ब्लड रिलेशन पर। वहां पर हम बर्थ प्लेस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। उसका रीज़न ये दिया गया है कि कई सारे इमिग्रेंट्स आ चुके हैं जो देश के नागरिक नहीं हैं, या देश में उनकी जो देश में आ चुके हैं और उनके बच्चे की पैदाइश देश में हो चुकी है।
वहां पर फोकस किया जा रहा है कि उनके जो पेरेंट्स हैं या जो ओरिजिन हो दैट शुड बी इंडियन, मतलब उनके पेरेंट्स का रिश्ता, उनका जो हो खून का रिश्ता हो ऑफ दैट बच्चे का विद द पेरेंट्स। तो इस फोकस पर, इस प्रिंसिपल पर, जस्ट सैंग्विन पर इंडिया जो है पिछले काफी सालों से फोकस कर रहा है। इंडिया में इसके लिए दोस्तों आज़ादी के बाद एक एक्ट पास किया गया। उस एक्ट का नाम था सिटीजनशिप एक्ट 1955 का। ये जो एक्ट है, इसके तहत सिटीजनशिप ग्रांट करने का जो अधिकार है उसे मेंशन किया गया है यूनियन लिस्ट में। इसका मतलब है कि भारत का जो पार्लियामेंट है, भारत की जो लोकसभा और राज्यसभा है, वो मिलकर डिसाइड करेंगी कि कौन भारतीय नागरिक होगा और कौन नहीं। इस पर अधिकार किसी भी देश के राज्य सरकार को आमतौर पर नहीं है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 2 में आर्टिकल 5 से 11 में सिटीजनशिप के बारे में कहा गया है। एक बात नोट कर लीजिएगा कि सिटीजनशिप या सिटीजन क्या होता है उसको डिफाइन नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन सिटीजनशिप हासिल कैसे होती है उसके लिए इन आर्टिकल को डिफाइन किया गया है। यहां पर जो नीचे आर्टिकल आप नहीं देख पा रहे हैं वो आर्टिकल 11, जहां पर पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो नागरिकता किसी को लॉ के जरिए दे। तो ये आर्टिकल 11 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसी आर्टिकल का यूज करके जो भारतीय पार्लियामेंट है उसने इस अमेंडमेंट को आपका पास किया 2019 में, और उसके रूल्स नोटिफाई किया है इस साल 11 मार्च को। बाकी जो आर्टिकल 5 है, 6, 7, 8 है, 9 है, वो अलग अलग एस्पेक्ट्स में नागरिकता पर फोकस करते हैं, उनकी बात यहां पर करते हैं। अब सवाल ये बनता है कि भारत में या भारत इंडिया किसको नागरिकता या किस बेस पर, किस मोड से, किस पद्धति से, किस मेथड से, किस तरीके से भारतीय नागरिकता देता है। वहां पर दोस्तों 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका है आपका नेचुरलाइजेशन, मतलब अगर कोई व्यक्ति है, कोई नॉन इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है, वो इंडिया में 11 से 12 साल रह चुका है, उसे हम नागरिकता दे सकते हैं। जनरली 11 साल का एक टेन्यूर होता है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल अदनान सामी, अगर आपको याद होगा तो अदनान सामी काफ़ी साल पहले एक पाकिस्तानी सिटीजन थे। इंडिया में आकर उन्होंने गाने गाए, इंडिया में आकर मूवीज़ में और पॉप एल्बम्स निकाले, और काफ़ी कुछ साल पहले उन्हें नागरिकता दी गई। सेकंड होता है डिसेंट, मतलब पेरेंट्स में से कोई एक या दोनों भारतीय नागरिक हैं, उनका बच्चा अगर बाहर पैदा हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल भोला भोली भारतीय नागरिक हैं, वो इंडिया के बाहर चले गए, एनआरआईज हो गए, लेकिन उन्होंने पैदाइश की अपने बच्चे की बाहर, इंडिया के बाहर, वो बच्चा भी इंडियन नागरिकता हासिल कर सकता है, वो भी एक इंडियन नागरिक हो सकता है। जैसे कि एवलिन शर्मा, जो लोग नहीं जानते हैं तो एक बहुत ही पॉपुलर गाना है, आज ब्लू है पानी 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 पानी, या फिर ये जवानी है दीवानी में इनका रोल आप सबको याद होगा, मुझे पता है आपको याद होगा। तीसरा होता है बर्थ, जैसे मैंने पहले बताया जस्ट सॉली, मतलब पैदाइश आपकी उस देश में हुई है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत ही अच्छा लड़का है जिसका नाम है कुश, वो एक भारतीय नागरिक है, ठीक है। और तीसरा वेरी इंटरेस्टिंग, रजिस्ट्रेशन, कि इंडियन ओरिजिन का व्यक्ति है जिसके पास किसी दूसरे देश की नागरिकता थी, या फिर उसने अप्लाई किया है, डॉक्यूमेंट्स दिए हैं भारतीय नागरिकता के। फॉर एग्जाम्पल अक्षय कुमार ने काफ़ी साल पहले इंडियन नागरिकता छोड़ दी थी। वो चले गए थे, वो कनाडा गए थे, और वहाँ पर उन्होंने कैनेडियन पासपोर्ट लिया था। उन्होंने अभी कुछ महीने पहले अपना पासपोर्ट सरेंडर किया है कैनेडियन, और वो फिर से भारतीय नागरिक हो चुके हैं। एक शब्द मैं आपको डिस्कस करूंगा आज, वो शब्द है एनआरसी, दी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, जिसमें जिसका मेंशन होगा वही भारतीय नागरिक होगा, ऐसा एनआरसी कहता है। तो ये अब क्योंकि इन्होंने रीअप्लाई किया था, ये रजिस्ट्रेशन के माध्यम से भारतीय नागरिक फिर से आपके बन गए हैं। तो जो लोग चिढ़ाते हैं इनको कनाडा कुमार, अब ये कनाडा कुमार, कैनेडा कुमार नहीं है, ये कंप्लीटली 100% इंडियन नागरिक है, भारतीय सिटीजन है। अब जब हम बात करें इस एक्ट की, तो एक्ट बना था 55 में, ठीक है, लेकिन उसके बाद समय को देखते हुए, जियोपॉलिटिकल हालात को देखते हुए, रेफ्यूजी क्राइसिस को देखते हुए इसको अमेंड किया गया 86 में,
2003 में, 2005 में और 2015 में और आखिरी में 2019 में। इंडिया शुरुआत में तो इंडिया का फोकस था जस्ट सॉली, मतलब अगर आप देश के अंदर पैदा हुए हैं तो हम आपको नागरिकता आपको मिल जाएगी या फिर आप नागरिक हो। लेकिन अब जस्ट सैंग्विन पर फोकस है, मतलब अगर आपका ब्लड लाइन, अगर आपके ओरिजिन, आपके पेरेंट्स जो हैं वो भारतीय हैं तो आप नागरिकता मिल सकती है। पहले एक लॉ था कि अगर आप में से, आपके पेरेंट में से कोई एक पेरेंट इंडियन ओरिजिन का है, इंडियन सिटीजन है माफ करिए, तो नागरिकता मिलेगी। लेकिन अब एक नई बात आई है, उसमें कहा गया है कि अगर एक पेरेंट इंडियन सिटीजन है और अगर दूसरा पेरेंट इलीगल इमिग्रेंट है तो नागरिकता नहीं मिलेगी। उस दूसरे व्यक्ति का भी, वो बाहर का हो सकता है लेकिन वो इंडिया में इलीगल इमिग्रेंट नहीं हो सकता। इलीगल इमिग्रेंट को लेकर सख्ती कर दी गई है। इनफैक्ट आर्टिकल 11 के जरिए पार्लियामेंट ने ही समय समय पर इन अधिनियम को, इन अमेंडमेंट्स को आपका पास किया है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, 87 से पहले तक जस्ट सोली पर फोकस था, लेकिन अब जो आपका मेन फोकस है वो है कि यू हैव टू हैव अ ब्लड रिलेशन, ठीक है। और जो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 2004 में अमेंडमेंट आया जिसमें कहा गया कि नॉट जस्ट वन पेरेंट बी इंडियन बट द अदर शुड नॉट बी एन इलीगल इमिग्रेंट। इलीगल इमिग्रेंट अनैतिक तौर पर वो देश के अंदर नहीं आना चाहिए, वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को सुपरसीड किया अभी 2019 में, जब कहा गया कि अगर कोई इलीगल इमिग्रेंट है जो कि हिंदू है, सिख है, बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी है या क्रिश्चियन है, जो कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से इंडिया आया है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2014, उसको हम भारतीय नागरिक का सर्टिफिकेट देंगे। तो ये एक एक्सेप्शन आया है इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट पे, ठीक है। और इसके अलावा जो एक टर्म होता है कि अगर इनमें से कोई व्यक्ति है, अगर वो भारत में 5 साल से अधिक रहा है तो उसे भारतीय नागरिक मिलेगा। पहले ये क्राइटेरिया आपका 11 ईयर्स का था, तो अब अगर इनमें से कोई होगा, अगर उसको 5 साल हो चुके हैं इंडिया में, तो उसे हम भारतीय नागरिक जो है वो बना देंगे। सवाल आता है सर कि इलीगल इमिग्रेंट होता कौन है, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय इलीगल इमिग्रेंट। तो इलीगल इमिग्रेंट एक ऐसा फॉरेन नेशनल है जिसने कंट्री में एंट्री किया है बिना किसी ट्रैवल डॉक्यूमेंट के, बिना किसी वीजा के, उसे हम इलीगल इमिग्रेंट कहते हैं। अगर कोई इमिग्रेंट है जिसे डिफाइन किया गया है अंडर दी 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन द स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज एंड द सब्सिक्वेंट 67 प्रोटोकॉल, अगर इसके अंदर डिफाइन किया गया है तो उसे दोस्तों हम कहते हैं रेफ्यूजी। तो रेफ्यूजी में और इलीगल इमिग्रेंट में अंतर यह है कि अगर एक इमिग्रेंट का मेंशन इसमें किया गया है, अगर वो इसके तहत एक इमिग्रेंट है तो उसे रेफ्यूजी कहा जाएगा। अगर इसके तहत वो इमिग्रेंट नहीं है तो उसे हम इलीगल इमिग्रेंट दोस्तों कहेंगे। लेकिन यहां पर ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट यह आता है कि इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, इंडिया हैजंट साइंड दिस कन्वेंशन। इंडिया ने इस कन्वेंशन को या इसके प्रोटोकॉल को आपका जो है वो साइन नहीं किया है। तो टेक्निकली चाहे हम रोहिंग्यास की बात करें, चाहे हम इलीगल बांग्लादेशीज की बात करें, बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स की बात करें, उन्हें इंडिया इमिग्रेंट ही मानेगा, इलीगल इमिग्रेंट ही मानेगा। उन्हें भारत जो है वो रेफ्यूजी नहीं मानेगा, बिकॉज इंडिया इसका सिग्नेटरी आपका नहीं है। हालांकि इंडिया में काफी बड़ी मात्रा में रेफ्यूजीज रहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, तो दलाई लामा, उन्हें इंडिया ने अपने देश में स्वीकारा है, उन्हें इंडिया ने रेफ्यूजी माना है। हाउएवर इंडिया इसको अभी तक साइन नहीं किया है। तो ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है। इंडिया ने पहले भी कई ऐसे लोगों को जो इलीगल तरीके से इंडिया में आ गए थे उन्हें नागरिकता भी दी है, साथ ही नागरिकता भी दी है, साथ ही साथ उन्हें भारत में शरण की भी उन्हें परमिशन दी है। तो ऐसा नहीं है कि इसको फॉलो ना करने से इंडिया ने कभी एक्सेप्शन नहीं किया, बिल्कुल एक्सेप्शन इंडिया ने पहले किया है। अब दोस्तों ये जो CAA है ना, इसका रिलेशन NRC से भी है। सबसे पहले NRC का फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो कि एक रजिस्ट्री है लॉफुल सिटीजन्स की। अगर किसी व्यक्ति का नाम इसमें मेंशन है
तो वो भारतीय नागरिक है, ठीक है। और अगर इसमें मेंशन नहीं है तो उसे हम इलीगल इमिग्रेंट कहेंगे, उसे हम इंडियन सिटीजन नहीं कहेंगे। इसे क्रिएट किया गया है और इसे मेंटेन किया गया है, और 2003 में इसका अमेंडमेंट किया गया था इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 55, जिसके बाद 2020 जनवरी में एनआरसी को असम में इंप्लीमेंट किया गया, लेकिन पूरे इंडिया में अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। अगर इसे इंप्लीमेंट किया गया पूरे भारत में, और अगर किसी व्यक्ति का, किसी इंडियन रेसिडेंट का इसमें नाम नहीं होगा, तो उसे हम इलीगल इमिग्रेंट कहेंगे, जिसको लेकर कई सेक्शंस में, कई हिस्सों में काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी इसको पूरे इंडिया में इंप्लीमेंट होना बाकी है। हम असम पे आगे आएंगे बिकॉज असम की पिक्चर थोड़ी डिफरेंट है। अब सवाल ये बनता है कि जब ये CAA का रूल इंप्लीमेंट होगा और जो भारत में लोग हैं जो इससे बेनिफिट करेंगे, जब अपने डॉक्यूमेंट्स को पेश करेंगे, तो इससे भारत के अलग अलग स्टेट्स में इम्पैक्ट कैसे पड़ेगा, या वो कौन से स्टेट्स हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। उनमें सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्दर्न स्टेट्स की, जिसमें मैं यूपी की बात करूंगा, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, सॉरी यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हो गया, दिल्ली हो गया। बेसिकली इन रीजन्स में खास तौर पे ऐसे हिंदूज और ऐसे सिख जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आए थे, या तो उन्हें एक लॉन्ग टर्म वीज़ा मिला था भारत में आकर, जो अलग अलग रिलीजियस साइट्स हैं, अलग अलग पिलग्रिम्स हैं वहाँ विजिट करने का, या वहाँ से भाग गए थे अफगानिस्तान से या पाकिस्तान से खास तौर पे, तो उनको मिल जाएगा इंडियन सिटीजनशिप। दूसरा, वेस्ट बंगाल में दोस्तों एक सेक्शन है मटुआ सेक्ट का, जिसमें हिंदू नमसुद्रास रहते हैं, जो माइग्रेट किए थे फ्रॉम बांग्लादेश अर्लियर ईस्ट पाकिस्तान से, उनको भी वेस्ट बंगाल में CAA से फायदा होगा। सिमिलरली असम काफ़ी क्रिटिकल है बिकॉज असम में 2000 अभी कुछ साल पहले आपका एक NRC लिस्ट आई थी, जिसमें 3.29 करोड़ एप्लीकेंट्स ने फिल किया था। उनमें से 19 लाख ऐसे लोग थे जिनका नाम NRC में मेंशन नहीं था, जो खास तौर पे बांग्लादेशी हिंदूज थे जिनका नाम NRC मेंशन नहीं किया गया था। वो भी अब इस पर्टिकुलर CAA के लॉ से भारतीय नागरिक बन सकते हैं। तो असम, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, माफ करिएगा, इन स्टेट्स में खास तौर पे इंपैक्ट आपका बेनिफिट के तौर पर CAA का इंपैक्ट इन स्टेट्स में आपका दिख सकता है। लेकिन सवाल बनता है कैसे मिलेगा उन्हें सिटीजनशिप। इसके लिए कुल मिलाकर 9 से 10 डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें उन्हें देना पड़ेगा। उनका आपके सामने देखिए मेंशन किया हुआ है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन डॉक्यूमेंट्स को उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा, तो ही जाके उन्हें सिटीजनशिप आपकी जो है वह मिल सकती है। लेकिन सवाल आता है कि सर अगर इतना सिंपल है, इतना आसान है, इतना फेवरेबल है, तो इसमें सब लोग खुश हैं क्या इससे? तो उसका आंसर है नहीं। दुनिया के कई देश हैं, कई देशों की बात करें तो उनमें UN है, US है, एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उन्होंने एक तरह से स्लैम किया CAA रूल्स को। उनका मानना है कि जो सेक्युलर नेचर है देश का, जो एक देश जो कि हर धर्म को बराबर मानता है, उसका ये वायलेशन है। इनफैक्ट भारत के अंदर कई क्रिटिक्स का कहना है कि आर्टिकल 14 का खास तौर पे ये आपका वायलेशन है, और जो मुस्लिम इमिग्रेंट्स हैं या जो मुस्लिम समुदाय है उनके खिलाफ भी ये CAA है। उनका मानना है कि कई सारे ऐसे मुस्लिम्स भी हैं जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से भागकर इंडिया आए थे, उनका क्या होगा, उनको लेकर भी एक सवाल उठाया गया है इस रूलिंग के बाद। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि द बिल डज नॉट प्रोटेक्ट ऑल रिलीजियस माइनॉरिटीज, मतलब इसमें मुस्लिम समुदाय की बात नहीं हुई है और हर नेबर की बात नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय नेबरहुड में पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या फिर आपका अफगानिस्तान है, श्रीलंका भी तो है, म्यांमार भी तो है, उनकी बात नहीं की गई है। ठीक है, ये एक क्रिटिसिज्म है और उनका मानना है कि आर्टिकल 14 का वायलेशन है। इसके अलावा CAA जो है वो पूरे भारत में एप्लीकेबल नहीं है। इट विल नॉट अप्लाई टू दी
areas under 6th schedule of the constitution that deal with autonomous tribal dominated regions in Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram। इन regions में जहां जहां पर tribal dominated regions हैं, जहां पर 6th schedule अप्लाई किया गया है, वहां पर CAA अप्लाई नहीं होगा। ऐसा कहा जा रहा है कि जो लोग अलग देश अलग अलग एरियाज में हैं जहां पर अप्लाई होगा, वहां से भागकर लोग यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर वो पॉपुलेशन को बढ़ाएंगे, तो इनको भी इंक्लूड हमें करना चाहिए। हालांकि 6 शेड्यूल अभी भी न्यूज़ में है, बिकॉज लद्दाख में सोनम वांगचुक जो कि बहुत ही मशहूर पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत ही बड़े साइंटिस्ट भी हैं, वो अनशन पे है। उसका वीडियो हम अलग करेंगे, लेकिन उसको लेकर भी 6 शेड्यूल अभी आपका कंट्रोवर्सी में न्यूज़ में बना हुआ है। इसके अलावा द बिल विल ऑल्सो नॉट अप्लाई टू स्टेट्स जहां पर उस रीजन में जाने के लिए एक इनर लाइन परमिट आपको चाहिए होता है। बिना इस परमिट के उस रीजन में नहीं जा सकते। ये एरियाज आपके अरुणाचल में, नागालैंड में और मिजोरम में, कई ऐसे वहां एरियाज हैं जहां पर बिना इस परमिशन के आप नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा एक और यहां पर सवाल है कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फ्रॉम पीपल हु वर परसिक्यूटेड। मतलब ऐसे लोग जो भाग कर आए थे, जिनके साथ अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में गलत हो रहा था, और ऐसे लोग जो अपने आप ही भाग के चले आए, जो फायदे के लिए भाग के चले आए, जो वहां पर सही थे लेकिन वो यहां पर चले आए बिना किसी एक्चुअल कॉज ऑफ कंसर्न के। तो कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे एक परसिक्यूटेड पर्सन में जिसके साथ गलत हुआ था और एक ऑर्डिनरी इलीगल इमिग्रेंट से। इसके अलावा जो रिश्ते हैं इन देशों के साथ, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ, उन पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, बिकॉज एक तरह से आप ये बात एक्सेप्ट कर रहे हो कि इन देशों में इन समुदायों के साथ गलत हुआ है, इसीलिए इनको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसको लेकर जो रिश्ते हैं, खास तौर पे अफगानिस्तान के साथ और बांग्लादेश के साथ खराब और हो सकते हैं। पाकिस्तान के साथ तो खैर कोई इशू नहीं है, वो तो ऑलरेडी खराब हैं, तो वो फर्क भी नहीं पड़ता हमें। बाकी उन देशों अफगानिस्तान और बांग्लादेश के साथ सवाल उठेंगे। अब सवाल बनता है सर यूनिकनेस क्या है इस लॉ की। देखिए, सबसे पहले कि जो हिंदूज हैं, जो पारसीज हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैन हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो वेट कर रहे हैं, वो इलीगल इमिग्रेंट हैं लेकिन वो वेट कर रहे हैं नागरिकता की। पहले 11 साल का था, अब 5 साल के अंदर नागरिक बन जाएंगे। दूसरा, पहली बार भारतीय इतिहास में ऐसा हुआ है क्योंकि भारत जो है वो एक सेकुलर नेशन है, और वहां पर हम रिलीजन पर फोकस नहीं करते, हम ओवरऑल सर्वधर्म सरोकार, मतलब हम कॉन्स्टिट्यूशन फोकस करते हैं। वहां पर पहली बार हमने एक रिलीजियस क्राइटेरिया रखा है नागरिकता के लिए। इससे पहले कभी भी हमने रिलीजन के बेस पर नागरिकता ऑफर नहीं की है। इसके अलावा क्रिटिक्स एंड सम मुस्लिम ग्रुप्स ने कहा है कि ये नॉन मुस्लिम्स को तो प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन मुस्लिम्स का क्या, उन्हें अगर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया तो क्या देश से उन्हें निकाला जाएगा, क्या उन्हें डिटेंशन कैंप्स में रखा जाएगा, उनके बारे में उन्होंने यहां पर सवाल आपका उठाया है। तो एंड में एक बार बेसिक रिवाइज कर लेते हैं। ये जो CAA का लॉ है, इसे पास किया गया 2019 में। इस लॉ के अंदर हिंदू, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसीज को जो इंडिया में आ चुके थे, अराइव कर चुके दिसंबर 31, 2014 से पहले, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, उन्हें नागरिकता मिलेगी। Inner citizenship will be granted to the immigrant who has lived in India in the last 1 year। मतलब पिछले 1 साल और पिछले 14 साल में एटलीस्ट 5 साल भारत में वो रहा है, उन्हें नागरिकता मिलेगी। पहले कंडीशन थी आपकी 11 ईयर्स की, अब 5 साल नागरिकता मिल जाएगी। ये लॉ एग्जेम्प्ट करता है उन एरियाज में CAA को, फॉर एग्जाम्पल ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, जो कि 6 शेड्यूल में आते हैं। साथ ही साथ इसमें और एरियाज भी आते हैं, जैसे कि कार्बी आंगलोंग असम में, गारो हिल मेघालय में, चकमा डिस्ट्रिक्ट मिजोरम में, ट्राइबल एरिया त्रिपुरा में, इनमें भी CAA अप्लाई नहीं किया जाएगा। साथ ही साथ ऐसे एरियाज जहां पर इनर लाइन परमिट है, वहां पर भी इसको एप्लीकेबल नहीं रखा जाएगा। तो ये डिस्कशन था CAA के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी मेरा बैंकर बाबू 2.0 बैच चल रहा है, अभी उसमें 15 दिन क्लासेस बची हुई हैं। आप रिवाइज भी कर सकते हैं, बैच ले भी सकते हैं। आपको यूज करना है कोड KP10, इससे आप मेरा 1 साल का जो भी बैच आएगा उनको अवेल कर सकते हैं। और ये अवेलेबल है। अभी इसका प्राइस 1799 का है पूरे साल भर का। उसे आप 10% डिस्काउंट में यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड KP10। अगर आपको हमारे सबके बैचेस चाहिए तो वहां पर भी कोड आप यूज कर सकते हैं KP10 का,
उस कोड को यूज करके आप हमारे सारे बैचेस को अवेल जो है वो कर सकते हैं। विद दिस गाइज वी विल कम टू एन एंड। इसका पीडीएफ मिलेगा यस ऑफिसर के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए आप सबका आने के लिए शुक्रिया। मुलाकात करेंगे अब आपसे हम कल सुबह 7:45 AM पर। बाय बाय एंड थैंक यू सो मच एवरीवन गाइस। बाय बाय।